मजहबी जज्बात के सारे पिटारे बंद कर ऐ सियासत के मदारी ये तमाशा छोड़ दे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, साल 2025 कांग्रेस के लिए संगठन का साल था, वहीं साल 2026 कांग्रेस के लिए बड़े आंदोलनों और आर पार की लड़ाई का साबित हो सकता है। अगले सप्ताह 8 तारीख से कांग्रेस ने मनरेगा संग्राम छेड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है और इससे पहले अरावली बचाने के लिए भी कांग्रेस ने ऐसा जोर लगाया कि बीजेपी को पैर पीछे खींचने पड़ गए। वहीं इंदौर के दूषित जल मामले में भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी से भी बीजेपी कटघरे में है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार की बात मैं कर रहा हूं। साथ ही ऐसे गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी समझ से परे है कि आखिर उनके सीने में दिल धड़कता भी है या नहीं। चुनावों के वक्त मध्य प्रदेश जाकर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी अब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि आखिर यह कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसमें लोग पानी पीकर भी मर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार में और मोदी के राज में जिंदा रहने के लिए जरूरी सांस लेना और पानी पीना भी गुनाह हो चुका है? मोदी के समर्थक तो शायद इस पर भी कोई कुतर्क दे दें कि वो विश्वगुरु हैं, दुनिया भर में घूमकर अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं, तो क्या अब उनके पास यही काम रह गया है कि वो लोगों को साफ पानी और हवा मुहैया कराते रहें? हालांकि मोदी के कारण धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों की जो जमात खड़ी हो गई है, वही अब दुनिया में उनका असली डंका बजवा रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों जब क्रिसमस पर पूरे देश भर में ईसाई समुदाय के खिलाफ खुलकर नफरत का इजहार हुआ। मोदी तो आराम से चर्च जाकर अपने उदार चेहरे का मुखौटा दिखा आए, लेकिन असली चेहरा चर्च के सामने उपद्रव करने वालों ने दिखा दिया। इसके बाद उत्तराखंड में एंजल चकमा को चीनी बोलकर जिस तरह मारा गया, उसमें भी मोदी के चेहरे से एक और आवरण उतर गया। ध्यान रहे कि एंजल चकमा की मौत पर भी मोदी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है अभी तक। दरअसल मोदी को लगता है कि चुनावों में लगातार मिल रही जीत से उनकी नाकामी और नाकाबिलियत दोनों छिप रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी पश्चिम बंगाल का माहौल ही बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार भी हार का मंच तैयार हो रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का चेहरा सामने लाकर मोदी ने बिहार और बंगाल को साधने की कोशिश की है। साथ ही इसमें कांग्रेस से होड़ की भी गुंजाइश बनी है, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं, वहीं नितिन नबीन अभी 45 साल के ही हैं। हालांकि मोदी अगर उम्र का गणित बिठाकर कांग्रेस को मात देना चाहते हैं तो वो भूल रहे हैं शायद, क्योंकि जनता खड़गे बनाम नितिन नबीन नहीं देखेगी चुनाव में। बीजेपी ने शुरू से ही जो मोदी बनाम राहुल का माहौल बनाया है, जनता उसी पर अब दोनों दलों को परखती है। और यहां राहुल गांधी मोदी से उम्र के मामले में भी भारी पड़ते हैं, वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संवाद में भी और लगातार जनता के बीच मौजूद रहकर भी राहुल गांधी मोदी को पछाड़ते रहे हैं। अभी इंदौर वाले मामले में भी राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है जरा सामने देख लीजिए। राहुल गांधी ने यहां लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? यह फोकट सवाल नहीं, यह जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। तो गरीबों की मौत पर मोदी की खामोशी का सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बीजेपी की घेराबंदी और पक्की कर दी है। आप जानते हैं कि पहले ही उन्नाव मामले से लेकर एंजल चकमा और अंकिता भंडारी तक कई मामलों में बीजेपी फंसी हुई है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या साल 2026 बीजेपी के लिए फंसने वाला साल साबित होगा। क्या नरेंद्र मोदी इस साल संकट में आ गए हैं? और समझेंगे कि क्या धर्मांध लोगों की फौज खड़ी कर नरेंद्र मोदी ने खुद अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए।
ये छत्तीसगढ़ से आई तस्वीरें हैं, जहां क्रिसमस के दिन एक मॉल में की गई सजावट को न केवल हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा फोड़ा, बल्कि वहां लोगों को डराया भी। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उतनी ही जल्दी जमानत भी मिल गई और ये उसी जमानत के बाद का जश्न है, जिसमें न केवल जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि ईसाइयों के लिए नकारात्मक बातें भी हो रही हैं। हालांकि मोदी को इस तोड़ फोड़ से कोई फर्क न पड़ा और न ही धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का जयकारा हो रहा है, इस पर उन्हें आपत्ति होगी। तय मानिए कि इस बार के लिए अफसोस किए बिना वो अगले साल फिर से चर्च जाएंगे, बल्कि इससे पहले केरल का चुनाव रहेगा तो वहां जाकर ईसाई समुदाय से या केरल के चर्चों से अपना कोई नाता रिश्ता भी निकाल लेंगे। मोदी के राज में ऐसी अंधेर गर्दी केवल धर्म के नाम पर नहीं हो रही है, बल्कि बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग नारे लगाते हैं। पीड़िता का साथ देने की जगह उल्टा उसे डराने धमकाने का काम करते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले लेते हैं। अभी उन्नाव कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत का विरोध करने पर प्रदर्शनकारियों को किस तरह दिल्ली पुलिस ने खदेड़ा, वो इस बात का सबूत है। उन्नाव कांड में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी और सजा निलंबित की, तो उसका भारी विरोध हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और जमानत पर रोक लगा दी। लेकिन इस मामले में मोदी सरकार लड़कियों के लिए अपनी सोच को लेकर फिर से कटघरे में आ गई है। सेंगर बीजेपी का विधायक रह चुका है और उसे गिरफ्तार करने में ही कितना वक्त लगा था, यह आप सब जानते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पिछले शुक्रवार दिल्ली हाई कोर्ट के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्नाव कांड जैसे गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को जमानत दिया जाना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और इससे पीड़ितों का भरोसा कमजोर होता है। वहीं इस मामले में पीड़िता का लगातार साथ दे रही एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर प्रदर्शन होगा। आइए जरा सुनिए। शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आवाज़ उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में आने के बाद उन्नाव पीड़िता को तो अभी इंसाफ की उम्मीद फिर से बंधी है, लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का इंसाफ होना अभी बाकी है। अंकिता भंडारी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके लिए आवाज उठाते लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। इस मामले में बीजेपी के कुछ नेता भी अब अपनी सरकार के रवैये से नाराज हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगत राम कोठारी ने साल के शुरू होते ही अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके पीछे अंकिता भंडारी केस ही बताया जा रहा है। भगत राम कोठारी ने कहा है कि अंकिता हमारी बेटी है और ये मामला राज्य में महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। मैंने लगातार न्याय की मांग की, लेकिन पार्टी ने जनभावनाओं के बजाय राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी। बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं दोस्तों कि उसके लिए जनता का हित और भावनाएं अहम नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक सुविधा अहम है। वैसे हाल ही में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में 20-25 हजार रुपए में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस, आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने इस पर उनकी आलोचना की। अब गिरधारी लाल की सफाई भी आई है कि उनके बयान को विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, फिर भी वो खेद प्रकट करते हैं। लेकिन इससे उत्तराखंड के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी की मां के नाम पर पूरा बिहार बंद करवा दिया और यहां बिहार की लड़कियों की कीमत बीजेपी के नेता बता रहे हैं। लोगों को मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान भी याद आ रहा है। कहा जा रहा है कि गुरु और चेला एक जैसे ही निकले। मोदी सरकार का बेटी बचाओ नारा पूरी तरह झूठा है और अंकिता भंडारी और उन्नाव जैसे प्रकरण बताते हैं यही सारी चीजें। वैसे मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था और अब लोगों को बेरोजगार रखने के लिए विकसित भारत जी राम जी जैसा कानून बना दिया है, जिसके विरोध में कांग्रेस संग्राम छेड़ने का ऐलान कर चुकी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को एक पोस्ट में कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साफ तौर पर 3 मांगे करती है। विकसित भारत जी राम जी कानून वापस लिया जाए, मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के तौर पर बहाल किया जाए, काम के अधिकार और पंचायतों के अधिकार को बहाल किया जाए। इसलिए हमने देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कानूनी गारंटी है। करोड़ों सबसे गरीब लोगों को उनके अपने गांवों में काम मिला, भूख और मजबूरी में पलायन कम हुआ, ग्रामीण मजदूरी बढ़ी और महिलाओं की आर्थिक गरिमा मजबूत हुई। विकसित भारत जी राम जी इस अधिकार को खत्म करने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि काम अब गारंटी वाला अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि चुनी हुई पंचायतों में सिर्फ एक अनुमति होगी। बजट सीमित कर दिया जाएगा, इसीलिए संकट के समय भी पैसा खत्म होने पर काम बंद हो जाएगा। दिल्ली फंड और काम तय करेगी, जिससे ग्राम सभाएं और पंचायतें बेकार हो जाएंगी। 60 दिन के काम के ब्लैकआउट से सबसे ज्यादा जरूरत के समय काम न देने को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मजदूरी एक सुरक्षित हक होने के बजाय अनिश्चित और कम की जा सकेगी। राज्यों को 40% फंड देने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे संघवाद कमजोर होगा और गरीब राज्यों को नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक और ऐप आधारित रुकावटों के जरिए मजदूरों को बाहर कर देगी। गांव की संपत्तियों की जगह ठेकेदार शैली की परियोजनाएं ले लेंगी। मनरेगा पर हमला करना करोड़ों मजदूरों और उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमला करना है। हम हर पंचायत से लेकर संसद तक शांतिपूर्वक तरीके और मजबूती से इसका विरोध करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पोस्ट ने कांग्रेस का वैसा ही फौलादी इरादा जाहिर किया है जैसा गांधी जी ने दांडी के तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर जाहिर किया था। अगर गरीबों के हक पर बीजेपी के वार जारी रहे तो कांग्रेस मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी और पंचायत से लेकर संसद तक हर जगह अपने विरोध से बीजेपी को झुकने पर मजबूर करेगी। नए साल का आगाज बीजेपी के लिए मुसीबतों भरा रहा है दोस्तों। पहले इंदौर के दूषित जलकांड में बीजेपी फंसी, उसके बाद एंजल चकमा, अंकिता भंडारी और अब फिर एक दूषित कांड जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जहां से आते हैं अमित शाह सांसद हैं, वहां से भी आ रहा है। और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं बीजेपी वालों के सामने जिसको सुनकर आप चकित रह जाएंगे। ऊपर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तगड़ी चुनौती दे रही हैं। वहीं अब कांग्रेस का मनरेगा पर संग्राम छेड़ना इस बात के संकेत दे रहा है कि किसान आंदोलन की तरह यहां भी मोदी को झुकना ही पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि नितिन नबीन इसमें अपनी कोई सियासी कारीगरी दिखा पाते हैं या वो केवल मोदी और शाह के रबर स्टैंप की तरह काम करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। खैर, शायर सलीम सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि काश आ जाए पलटकर वो सुनहरा दौर फिर, काश आ जाए पलटकर वो सुनहरा दौर फिर, भाई भाई के लिए मुंह का निवाला छोड़ दे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।